वेलकम टू द शिक्षा कैपिटल। इस वीडियो के अंदर हम हिंदी से संबंधित 50 ऑप्शनल क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपकी विभिन्न परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की फील्ड के हों, चाहे वो आपके एंट्रेंस एग्जाम्स की फील्ड के हों। तो सभी के लिए ये जो सीरीज़ है, जो वीडियो है, ये महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन जो हैं ये महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो पहला प्रश्न है कि कामायनी के कवि कौन हैं, ये पूछा गया है। महादेवी वर्मा जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। ये आपको बताना है कामायनी के कवि कौन है। यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा वो जयशंकर प्रसाद होगा। छायावाद के जो 4 प्रमुख स्तंभ हैं, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, निराला और महादेवी वर्मा, उनमें से एक है जयशंकर प्रसाद। छायावाद के 4 स्तंभों में से एक है और कामायनी इनकी रचना है। तो कामायनी के कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि गोदान किस लेखक की रचना है। गोदान किस लेखक की रचना है, ये पूछा गया है। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है प्रेमचंद, बी है अज्ञे, सी है फणीश्वरनाथ रेणु और डी है यशपाल। गोदान किस लेखक की रचना है, ये पूछा गया है आपसे। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो प्रेमचंद होगा। आपको पता है 1936 की रचना है आपकी गोदान, जो कि जिसके लेखक कौन है? प्रेमचंद हैं। अज्ञे के बारे में आपको पता है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के तौर पे हमारे सामने आते हैं और तार सप्तक के संस्थापक हैं। फणीश्वरनाथ रेणु के विषय में आप जानते हैं। यशपाल के बारे में आप जानते हैं, इनकी विभाजन पे लिखी गई रचनाएं, झूठा सच, इसके बारे में सब जानते हैं। एक दिव्या इनकी रचना है, इसके बारे में भी जानते हैं। ये परीक्षाओं में लगातार रचनाएं पूछी जाती हैं। अगला प्रश्न क्या है? साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी है हरिऔध और माखनलाल चतुर्वेदी, डी ऑप्शन है। साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? आप सभी को पता है साकेत महाकाव्य के जो रचयिता हैं वो मैथिली शरण गुप्त हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि मधुशाला किसकी रचना है? महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत या फिर रामेश्वर शुक्लांचल। मधुशाला जो रचना है किसकी रचना है, ये पूछा गया है। तो हरिवंश राय बच्चन की रचना है मधुशाला। ये आपको ध्यान रखना है। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की रचना है। प्रश्न है कि चंद्रकांता उपन्यास किसने लिखा? भारतेंदु हरिश्चंद्र, देवकी नंदन खत्री, प्रेमचंद या फिर बालकृष्ण भट्ट। चंद्रकांता उपन्यास किसने लिखा, ये पूछा गया है। तो ये आपको बताना है। इसके जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा सही। चंद्रकांता उपन्यास किसने लिखा? देवकी नंदन खत्री ने लिखा। ये बहुत ही पॉपुलर उपन्यास हुआ अपने समय में, ये आपको ध्यान रखना है। प्रसिद्धि बहुत मिली। इस पर धारावाहिक भी बना, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ऐसा अगर प्रश्न बनता है कि किस उपन्यास पर, किस निम्नलिखित उपन्यास पर धारावाहिक बना, तो चंद्रकांता आप बता सकते हैं। प्रश्न है कि पारो उपन्यास की लेखक कौन है? ऑप्शन ए निर्मल वर्मा, ऑप्शन बी मैत्रेयी पुष्पा, ऑप्शन सी मन्नू भंडारी और ऑप्शन डी सुनील गंगोपाध्याय। पारो उपन्यास के लेखक कौन है? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा निर्मल वर्मा। इनका जो उपन्यास है कौन सा है? पारो। इस उपन्यास का नाम आपको ध्यान रखना है। निर्मल वर्मा पारो उपन्यास के लेखक हैं। निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे भी आपको ध्यान रखनी है, ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। परिंदे कहानी और पारो उपन्यास, ये दोनों ही इनकी रचनाएं हैं। निर्मल वर्मा का आपको नाम ध्यान रखना है। प्रश्न है कि अंधा युग किसका नाटक है? मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण लाल या फिर भीष्म साहनी। अंधा युग किसका नाटक है? अंधा युग एक तो नाटक है, ये भी ध्यान रखना है। और किसका है ये आपको बताना है। तो आप सभी को पता है अंधा युग जो है धर्मवीर भारती के द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा बी हो जाएगा। तो अंधा युग किसका नाटक है? धर्मवीर भारती का है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है संस्कार उपन्यास किस भाषा का है? ए हिंदी, बी कन्नड़, सी बांग्ला और डी मराठी। संस्कार उपन्यास किस भाषा में है, किस भाषा का है? तो ये आपको बताना है। सही उत्तर आपका हो जाएगा कन्नड़। संस्कार उपन्यास किस भाषा का है? कन्नड़ भाषा का है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है कि झूठा सच उपन्यास किसने लिखा? झूठा सच उपन्यास यशपाल ने लिखा, या धर्मवीर भारती ने लिखा, कि अज्ञे ने लिखा, कि मन्नू भंडारी ने लिखा। यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा यशपाल, यानी कि 9 का ए आपका हो जाएगा। झूठा सच के उपन्यास के जो लेखक हैं वो यशपाल हैं, जिनकी रचना मैंने बताई थी, झूठा सच है। इसके साथ ही साथ दिव्या इनकी रचना है। अगला प्रश्न है 10वां कि प्राणों से प्यारा किसकी कहानी है? प्राणों से प्यारा ये किसकी कहानी है? प्रेमचंद की है, जैनेन्द्र की है, फणीश्वरनाथ रेणु की है या फिर अमृतलाल नागर की है? प्राणों से प्यारा किसकी कहानी है, ये आपको बताना है। ये प्रेमचंद की प्रसिद्ध
प्रेमचंद की कहानी है, इसका आपको नाम ध्यान रखना है। प्राणों से प्यारा जो कहानी है ये प्रेमचंद की कहानी है। रीतिकाल और किस नाम से जाना जाता है? हिंदी में जो विभाजन होता है पूरे साहित्य इतिहास का, तो उसमें रीतिकाल आता है। वो पूछा गया है कि रीतिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? भक्तिकाल, रीतिबद्ध काल, आधुनिक काल या फिर आदिकाल, ये आपको बताना है। तो रीतिकाल आपको पता है किस तरीके से 3 डिविजन्स होते हैं उसके, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीतिमुक्त। उनमें से जो ऑप्शंस में आपको मिल रहा है वो रीतिबद्ध काल मिल रहा है। तो रीतिकाल को जो अन्य नाम से भी जानते हैं वो हम रीतिबद्ध काल नाम से जानते हैं, जिस परंपरा में भूषण आते हैं। तो रीतकाल और किस नाम से जाना जाता है? रीतिबद्ध काल के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि सूरदास किस भक्ति पंथ से जुड़े हैं? निर्गुण सगुण भक्ति, सगुण भक्ति, इसके बाद निर्गुण निर्गुण भक्ति और फिर सगुण माधुर्य भाव। ये ऑप्शंस आपके यहाँ पे बनाए गए हैं। सूरदास किस भक्ति पंथ से जुड़े हैं ये आपको बताना है। निर्गुण सगुण भक्ति, सगुण सगुण भक्ति या फिर निर्गुण निर्गुण भक्ति या फिर सगुण माधुर्य भाव। तो आपको पता है सूरदास का जो भाव था वो माधुर्य भाव था सगुण भक्ति में भी। तो सूरदास किस भक्ति पंथ से जुड़े थे? एक तो सगुण थे, सगुण उपासक थे और माधुर्य भाव के उपासक थे, भी आपको ध्यान रखना है। तो सूरदास किस भक्ति पंथ से जुड़े हैं? सगुण माधुर्य भाव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कबीर किस संप्रदाय से जुड़े थे ये पूछा गया है। नाथ पंथ, रामानंदी संप्रदाय, दादू पंथ या फिर संत मत। किस संप्रदाय से जुड़े थे कबीर ये पूछा गया है। आपको पता था कबीरदास के गुरु थे रामानंद, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। रामानंदी संप्रदाय से जुड़े थे कबीर। कबीर किस संप्रदाय से जुड़े थे? रामानंदी संप्रदाय से जुड़े थे। अगला प्रश्न कह रहा है कि चौथी धारा किसे कहा जाता है? भक्तिकाल को, छायावाद को, प्रयोगवाद को या फिर नई कविता को? चौथी धारा किसे कहा जाता है? तो प्रयोगवाद को चौथी धारा कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चौथी धारा किसे कहा जाता है? प्रयोगवाद को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रारंभ किससे माना जाता है? भारतेंदु युग से माना जाता है, प्रेमचंद युग से माना जाता है, द्विवेदी युग से माना जाता है या फिर छायावाद से माना जाता है? आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रारंभ किससे माना जाता है? तो आप सभी को पता है भारतेंदु युग से आधुनिक हिंदी का, मॉडर्न हिंदी साहित्य का क्या माना जाता है? प्रारंभ माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 15 का ए हो जाएगा आपका भारतेंदु। अगला प्रश्न कह रहा है कि हिंदी किस भाषा परिवार से संबंधित है? द्रविड़, ईरानी, आर्य या फिर सेमेटिक? हिंदी किस भाषा परिवार से संबंधित है ये आपको बताना है। भाषा विज्ञान में भाषा परिवार में बटी हुई भाषाएं होती हैं या फिर बटी हैं। आपको ये बताना है कि हिंदी किस भाषा परिवार से संबंधित है। यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो आर्य हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा। हिंदी किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो आर्य। अगला प्रश्न कह रहा है कि ना और रा का भेद किस पर आधारित है? उच्चारण स्थल पर, प्रयोग पर, स्वर पर या फिर मात्रा पर? यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, यानी कि उच्चारण स्थल पर आधारित है इनका भेद। अगला प्रश्न है कि पढ़ना क्रिया का काल कौन सा है? ऑप्शन ए है वर्तमान काल, बी है भूतकाल, सी है भविष्यत काल और डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्तमान काल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। पढ़ना क्रिया का काल कौन सा है? वर्तमान काल है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अच्छा शब्द कौन सा है? अच्छा जो शब्द है ये कौन सा शब्द है? विशेषण है, संज्ञा है, क्रिया है अथवा सर्वनाम है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा विशेषण हो जाएगा, क्योंकि इसमें विशेषता बताई जा रही है। कोई भी चीज़ है वो क्या है? अच्छी है, इसलिए अच्छा शब्द कौन सा है? विशेषण है। यहाँ पर जो 19 का हो जाएगा वो ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। किताबें किस कारक रूप में है? प्रथमा बहुवचन, द्वितीय बहुवचन, तृतीय बहुवचन या फिर चतुर्थी बहुवचन? किताबें किस कारक रूप में है? सही उत्तर हो जाएगा आपका प्रथमा बहुवचन, यानी कि ए इज करेक्ट। किताबें किस कारक रूप में है? प्रथमा बहुवचन में। किस प्रथमा बहुवचन के रूप में है ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। किताबें किस कारक रूप में है? प्रथमा बहुवचन में। अगला प्रश्न कह रहा है कि छायावाद का उद्गम कब हुआ? 1900 ईस्वी में, 1918 में, 1920 में या फिर 1930 में? छायावाद का उद्गम कब हुआ? यहाँ पर जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वो 1920 हो जाएगा। जो सर्वसामान्य मत है काल विभाजन को लेकर, उसमें छायावाद का जो उद्गम माना जाता है, स्टार्टिंग मानी जाती है, वो 1920 से मानी जाती है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला प्रश्न कह रहा है कि छायावादी कवियों में प्रमुख कौन नहीं है? पंत, महादेवी, प्रसाद या बच्चन? तो छायावादी कवियों में आप देखें तो यहाँ पर पंत, महादेवी वर्मा जी और प्रसाद
प्रसाद जी, ये जो 3 नाम है ये तो प्रमुख स्तंभों में से हैं, जो 4 पिलर्स माने जाते हैं छायावाद के, उनमें से 3 हैं। बच्चन जी का नाम छायावादी कवियों के प्रमुख कवियों के तौर पे नहीं माना जाता, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि हरिवंश राय बच्चन, इनकी रचना है मधुशाला। अगला प्रश्न है कि प्रयोगवाद किस पाश्चात्य प्रवृत्ति से प्रभावित हुआ? मार्क्सवाद, अस्तित्ववाद, प्रगतिवाद या फिर रोमांटिसिज्म? तो प्रयोगवाद किस पाश्चात्य प्रवृत्ति से प्रभावित हुआ? यहाँ पे जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वो अस्तित्ववाद हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। प्रयोगवाद किस पाश्चात्य प्रवृत्ति से प्रभावित हुआ? तो अस्तित्ववाद। प्रगतिवाद का जन्म कब हुआ था? तो अगला प्रश्न है आपका 1920, 1936, 1942 या फिर 1950? प्रगतिवाद का जन्म कब हुआ? तो 1936। प्रगतिवाद का जन्म 1936, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 36 तक छायावाद, छायावाद के बाद प्रगतिवाद, उसके बाद प्रयोगवाद, ये सीरीज आपको ध्यान रखनी है। प्रगतिवाद का जन्म कब हुआ? 1936, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट। नई कहानी आंदोलन किस दशक में उभरा? 1940 का दशक, 1950 का दशक, 1960 का दशक या फिर 1970 का दशक? नई कहानी आंदोलन किस दशक में उभरा? तो 1950, ये आपको ध्यान रखना है। 1950 का दशक, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नई कहानी आंदोलन किस दशक में उभरा? तो 1950 का दशक, जैसा कि आपको पता है। अगला प्रश्न है कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? 1895, 1900, 1907 या फिर 1910? तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो 1900 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। जैसा कि आपको पता है सरस्वती पत्रिका आज़ादी के पहले की एक महत्वपूर्ण हिंदी से संबंधित पत्रिका है, जिसका संपादन एक लंबे समय तक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया, जो कि द्विवेदी युग के संस्थापक के तौर पे जाने जाते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 से लगा के, ये प्रश्न आपका बन सकता है, 1903 से लगा के 1920 तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया, यानी कि लंबा कार्यकाल सरस्वती पत्रिका के संपादक के तौर पे उन्होंने निभाया। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? तो सन 1900 में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1900 से 1903 से, यानी 1900 में पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ और 1903 से 1920 तक इन्होंने संपादक के तौर पे कार्यभार संभाला। एक महत्वपूर्ण पत्रिका के तौर पे हमारे सामने आती है सरस्वती पत्रिका, जिसका संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक लंबे समय तक किया, और इसका जो प्रकाशन हुआ वो 1900 में हुआ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है, 26 का आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हंस पत्रिका का संपादन किसने किया? भारतेंदु, प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल? सही उत्तर यहाँ पे है प्रेमचंद। हंस पत्रिका का संपादन किसने किया? प्रेमचंद जी ने, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस विधा के लिए प्रसिद्ध हैं? काव्य, नाटक, आलोचना या फिर उपन्यास? तो आप सभी को पता है आलोचना विधा के लिए वो प्रसिद्ध हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये आपको ध्यान रखना है। हिंदी साहित्य का इतिहास हो, इसके साथ ही साथ तुलसीदास पे लिखने की बात हो, ये तमाम ग्रंथ उनके मिलते हैं उनकी आलोचना से संबंधित, और हिंदी साहित्य में, हिंदी आलोचना में उनका एक प्रमुख नाम है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस विधा के लिए प्रसिद्ध है? आलोचना विधा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा, रामचंद्र शुक्ल ने लिखा या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा या फिर नामवर सिंह ने लिखा? हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? तो रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। जैसे कि आपको पता है हिंदी साहित्य का इतिहास उनका 1929 में हिंदी शब्द सागर में की भूमिका के तौर पे सबसे पहले आया था, और 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन माना जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी से आप परिचित हैं, छायावाद जो सरस्वती पत्रिका है उसके संपादक के तौर पे रहे। हजारी प्रसाद द्विवेदी भी एक आलोचक हैं, इनके कई सारे ग्रंथ बार बार परीक्षाओं में आते हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, कबीर जिसकी 1942 में आई थी, ये सारे ग्रंथ आपको ध्यान रखने, परीक्षा में लगातार वहाँ से प्रश्न बनते हैं। नामवर सिंह भी एक आधुनिक आलोचक के तौर पे हमारे सामने आते हैं, जिनकी किताबें हैं दूसरी परंपरा की खोज, कविता के नए प्रतिमान, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, ये सारी किताबें। तो हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? ये रामचंद्र शुक्ल का ग्रंथ है, इन 1929 ये पब्लिश हुआ था। वाद विवाद और प्रबंध, वाद विवाद प्रबंध किसकी कृति है? गे की है, नामवर सिंह की है, रामचंद्र शुक्ल की है या फिर आचार्य शुक्ल की है? ये आपको बताना है। तो रामचंद्र शुक्ल की वाद विवाद प्रबंध किसकी कृति है? रामचंद्र शुक्ल की है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर इस प्रश्न के अंदर रामचंद्र शुक्ल और आचार्य शुक्ल एक ही नाम दो जगह हो गया है, तो यही रहेगा आपका। वाद विवाद प्रबंध किसकी कृति है? रामचंद्र शुक्ल की है।
हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त या फिर 14 सितंबर, 2 अक्टूबर या फिर 26 जनवरी? कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा 14 सितंबर, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रथम हिंदी उपन्यास कौन सा है? चंद्रकांता है, परीक्षितगढ़ की ढोल है, सुभद्रा है या फिर सुदर्शन है? प्रथम हिंदी उपन्यास कौन सा है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा, परीक्षितगढ़ की ढोल। ये प्रथम हिंदी उपन्यास के तौर पे जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो, पद्मावत या फिर महाभारत? यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो, जिसके लेखक है चंद्रवरदाई। ये आपको ध्यान रखना है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो माना जाता है। आदिकाल में जो रासो परंपरा थी उनमें से ये ग्रंथ एक है, ये आपको ध्यान रखना है। गद्य का प्रथम युग किसे कहा जाता है? द्विवेदी युग को, भारतेंद्र युग को, प्रेमचंद युग को या फिर आधुनिक युग को? गद्य का प्रथम युग किसे कहा जाता है? यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका भारतेंद्र युग। गद्य का प्रथम युग किसे कहा जाता है? भारतेंद्र युग को कहा जाता है। 34 का बी हो जाएगा आपका। अगले प्रश्न की तरफ बड़े। मेघदूत का हिंदी अनुवाद किसने किया? हरिऔध ने, पंत ने, निराला ने या प्रसाद ने? मेघदूत का हिंदी अनुवाद किसने किया ये आपको बताना है। हरिऔध यहाँ पे सही उत्तर होगा। मेघदूत का हिंदी अनुवाद किसने किया? हरिऔध ने किया। यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है। कुरुक्षेत्र काव्य किसका है? दिनकर का है, बच्चन का है, पंत का है या निराला का है? कुरुक्षेत्र काव्य किसका है ये आपको बताना है। सभी को पता है ये दिनकर का काव्य है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कुरुक्षेत्र काव्य किसका है? दिनकर का है। अगला प्रश्न क्या है? मधुशाला किस छंद में रची गई है? मधुशाला आपको पता है हरिवंश राय बच्चन की रचना है। किस छंद में रची गई है पूछा गया है। रोला, चौपाई, रुबाई या सोरठा? मधुशाला किस छंद में रची गई रचना है? सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा आपका रुबाई, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट। रुबाई जो छंद है, इस छंद में मधुशाला की रचना हुई है। रस सिद्धांत किस आचार्य ने प्रतिपादित किया? भरत मुनि ने, विश्वनाथ ने, पंडित राज जगन्नाथ ने या फिर आनंद वर्धन ने? रस सिद्धांत जो है ये किस आचार्य ने प्रतिपादित किया? जो रस का सिद्धांत है काव्यशास्त्र में, किस आचार्य को इस सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है? यहाँ पर सही उत्तर है विश्वनाथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। रस सिद्धांत किस आचार्य ने प्रतिपादित किया? विश्वनाथ ने किया। आनंद वर्धन का आपको पता है ध्वनि सिद्धांत होगा, तो अगर ध्वनि सिद्धांत पूछा जाता है तो आपको आनंद वर्धन बताना है। गोदान उपन्यास का नायक कौन है? होरी है, गंगाजली है, धनिया है या फिर जुनिया है? गोदान उपन्यास का नायक कौन है? तो होरी है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। होरी कौन है गोदान उपन्यास का नायक? राम की शक्ति पूजा किस रचनाकार की कृति है अथवा रचना है? राम की शक्ति पूजा दिनकर की है, निराला की है, महादेव वर्मा की है या फिर पंत की है? सही उत्तर आपको पता है, निराला की रचना है राम की शक्ति पूजा, जो कि एक लंबी कविता मानी जाती है हिंदी साहित्य जगत में, और निराला इसके लेखक हैं। इनकी दूसरी लंबी कविता सरोज स्मृति है, अगर वो आती है तो वो भी आपको बता देना है। राम की शक्ति पूजा किस रचनाकार की कृति है? निराला की है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है कि बड़े भाई साहब किसकी प्रसिद्ध कहानी है? प्रेमचंद, रेणु, भीष्म साहनी या फिर हरिशंकर परसाई? बड़े भाई साहब ये किसकी प्रसिद्ध कहानी है? तो प्रेमचंद की है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बड़े भाई साहब प्रेमचंद की कहानी है। ठाकुर का कुआं किसका कथा साहित्य है? प्रेमचंद का है, अज्ञेय का है, रेणु का है या फिर भारती का है? धर्मवीर भारती, फणीश्वरनाथ रेणु, सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय और प्रेमचंद। ठाकुर का कुआं किसका कथा साहित्य है? तो प्रेमचंद का है, बहुत ही फेमस ये रचना है। ठाकुर का कुआं किसका कथा साहित्य है? प्रेमचंद का। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। पद्मावत के कवि कौन है? कबीर है, जयसिंह है, सूरदास है या फिर तुलसीदास है? पद्मावत के कवि कौन है? यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका जयसिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। सूफी परंपरा का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है पद्मावत, और इसके कवि कौन है? जयसिंह है, मलिक मोहम्मद जयसिंह। गीत गोविंद किस भाषा में है? संस्कृत में है, हिंदी में है, अवधी में है या ब्रज में है? गीत गोविंद किस भाषा में है? संस्कृत में है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। गीत गोविंद किस भाषा में है? संस्कृत में है। 45 का आपका ए हो जाएगा। साकेत किस प्रकार की रचना है? उपन्यास है, महाकाव्य है, नाटक है अथवा गीत है? साकेत आपको पता है महाकाव्य है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, जो कि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित ग्रंथ है, जो कि द्विवेदी युगीन रचनाकार है। साकेत किस प्रकार की रचना है? महाकाव्य। अगला प्रश्न है कि विपथगा शब्द का विलोम क्या है? सुपथगा है,
अपथगा है, शुभगा है या फिर सदगति है? विपथगा जो शब्द है इसका उल्टा क्या है? तो यहाँ पे सही उत्तर आपका हो जाएगा सी, यानी कि शुभगा। ये इसका उल्टा है, ये इसका विलोम है विपथगा का। अगला प्रश्न है कि बाल चरित का अर्थ है, यानी बाल चरित का अर्थ क्या है? बालकों का खेल, बालकों की जीवनी, बालकों का जीवन या फिर बालकों की शिक्षा, बालकों की कथा। बाल चरित का अर्थ क्या है यहाँ पे पूछा गया है। तो बालकों का जीवन, जाहिर सी बात है, चरित मतलब उनके बारे में, उनके चरित्र के बारे में, उनके जीवन के बारे में। बाल चरित का अर्थ क्या है? बालकों का जीवन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रथम बार हिंदी में किसे मिला? मैथिलीशरण गुप्त को मिला, रामधारी सिंह दिनकर को मिला, महादेवी वर्मा को मिला अथवा माखनलाल चतुर्वेदी को मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार जो कि साहित्य जगत में एक महत्वपूर्ण सम्मान माना जाता है, इसको प्रथम बार हिंदी में किसे मिला, ये पूछा गया है। तो आप सभी को पता है, यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो माखनलाल चतुर्वेदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रथम बार, पहली बार हिंदी में माखनलाल चतुर्वेदी जी को मिला, जिनकी रचना है पुष्प की अभिलाषा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है अज्ञेय का वास्तविक नाम क्या है? सच्चिदानंद वहीरानंद वात्स्यायन, धर्मवीर भारती, हजारी प्रसाद द्विवेदी अथवा सच्चिदानंद वस? अज्ञेय का वास्तविक नाम क्या है? यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, सभी को पता है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय इनका पूरा नाम है। तो ये वास्तविक नाम आपको इनका ध्यान रखना है। तो इस वीडियो के अंदर हमने हिंदी से संबंधित 50 क्वेश्चंस को देखा जो आपकी विभिन्न परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।